नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। महादंगल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बिहार में चुनाव हुए, बम तरीके से एनडीए की सरकार बनी और उसके बाद एसआईआर के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और जहां जहां एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है उसको पूरी तरह से वाजिब बता रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, एसआईआर को लेकर विरोधी दलों की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है। इन सब के बीच 12 देश के अलग अलग राज्य ऐसे हैं जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उनमें 2 महत्वपूर्ण राज्य, जिनमें एक पश्चिम बंगाल, जहां पर कुछ ही महीनों के बाद होने हैं विधानसभा के चुनाव, तो 2027 के शुरुआती महीनों में बिगुल फूंक दिया जाएगा उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों के लिए भी। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ की ओर से घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही गई है। जिलाधिकारियों को बाकायदा इसके लिए निर्देशित किए गए हैं और यह कहा गया है कि किसी भी घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दिया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रहे हैं, ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। 2027 की चुनावी हार अभी से उसको नजर आने लगी है, इसी वजह से घुसपैठियों को मुद्दा बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव की ओर से यह भी कहा गया है कि हड़बड़ी में चुनाव आयोग की ओर से इस पूरी प्रक्रिया को आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है, इसके लिए समय सीमा और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए। कोई घुसपैठिया अगर देश के भीतर आकर शरण पा रहा है तो इसके लिए केंद्र की सरकार जिम्मेदार है कि आखिर दूसरे देशों से घुसपैठियों की एंट्री इतनी आसानी से क्यों हो जा रही है। कुल मिलाकर इस मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सवाल कई पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, एसआईआर की प्रक्रिया के बाद बिहार में बीजेपी एनडीए की सरकार बनी, क्या वास्तव में उसने विपक्षी दलों के माथे पर पेशानी ला दी है, परेशानी बढ़ा दी है। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर की प्रक्रिया अगर हो रही है, घुसपैठियों को बाहर किए जाने का काम किया जा रहा है, तो इससे सभी को खुश होना चाहिए और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। तीसरा बड़ा सवाल यह है, क्या वास्तव में एसआईआर की प्रक्रिया में ऐसा कुछ है जिससे भारतीय जनता पार्टी फायदा ले लेती है, विरोधी दलों को परेशानी होती है। चौथा बड़ा सवाल यह है, एसआईआर की प्रक्रिया, क्या समय सीमा जो निर्धारित की गई है वो वास्तव में हड़बड़ी की जा रही है। इसको लेकर तारीखें और समय सीमा और बढ़ाई जानी चाहिए। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आज बयान इस मुद्दे को लेकर कैसे एक दूसरे पर दागे गए हैं वो सुनिए। अगर सीमाएं पार के करके कुछ लोग आ गए हैं तो उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। मुख्यमंत्री जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि देश की सरकार घुसपैठियों को रोक नहीं पाई। क्यों मानते हैं ये राजनीतिक दल कि भारतीय मुसलमान बहुत खुश होगा यदि घुसपैठी जो आए हैं उनके लिए बोलेंगे तो भारतीय मुसलमान खुश होगा? भारतीय मुसलमान तो भारतीय है। चुनाव नजदीक आ रहा है तो आपको घुसपैठिए याद आ रहे हैं। झारखंड में आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, बिहार में आपने कितने घुसपैठिए पकड़े, इसका जरा सार्वजनिकरण कर दीजिए। का समय बिहार में जो एसआईआर हुआ ये बहुत साजिश है, ये साजिश करके भाजपा जीतना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव के बाद घबरा गए। वो 27 की राह देख रहे थे, लेकिन अभी 47 तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो बिहार में नई सरकार के गठन के बाद अब उत्तर प्रदेश को लेकर सियासत नए सिरे से आगे बढ़ी है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी हमारे साथ मौजूद हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रविकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरएलडी के महासचिव मलूक नागर जी हमारे साथ मौजूद हैं और टीएमसी के नेता बादल देवनाथ जी भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले रोहन गुप्ता जी, आपसे शुरुआत करते हुए, एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी जितनी उत्साहित है उसने विपक्षी दलों को ये सोचने पर विवश कर दिया है कि आखिर वो कौन सा फायदा लेने की कोशिश एसआईआर के जरिए बीजेपी कर रही है कि सभी नेता तहे दिल से इसका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और समय सीमा को लेकर भी अखिलेश यादव की ओर से सवाल पूछे जा रहे हैं, ये कहते हुए कि आपकी सरकार के रहते दूसरे देश का घुसपैठिया देश के भीतर दाखिल कैसे हो गया, सरकार के पास क्या है इसका जवाब? रोहन जी। देखिए चित्रा जी, पहली बात तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, हर भारतीय को, हर भारत की हर राजनीतिक पार्टी को एसआईआर के लिए उत्साहित होना चाहिए। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस अब इसका विरोध क्यों कर रही है।
बेंगलोर के लिए, कर्नाटक के लिए इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी ने की, वो मुद्दा तो एसआईआर का ही था। अगर वोटर लिस्ट में कुछ गलत हुआ है उसको सही करने के लिए एसआईआर किया जाता है। बिहार में उसको अच्छी तरीके से पूरा किया जाता है, 65 लाख वोट हटाए जाते हैं, 1 महीने का समय दिया जाता है कांग्रेस पार्टी और सब पार्टियों को कि अगर कोई वोटर रह गया तो आप लेके आइए। उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट बनती है, उसके ऊपर चुनाव होते हैं, चुनाव ये लोग हार जाते हैं और हारने के बाद ये कहते हैं कि 65 लाख हमारे वोटर कटे। मतलब तो चित्रा जी क्या हुआ, वोट चोरी तो ये लोग कर रहे थे। गलत वोटरों के सहारे अगर ये लोग कहते हैं कि हमारे वोटर हैं, अगर वो हटने से चुनाव हारने की बात कर रहे हैं तो इनकी वोट चोरी पकड़ी गई। तो मुझे लगता है ये गंभीर मुद्दा है चित्रा जी। और जिस प्रकार से जब से पश्चिम बंगाल में एसआईआर का डिक्लेरेशन हुआ है, हम बॉर्डर पे देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो लोग अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं वो बांग्लादेश भाग रहे हैं, वही इस बात की प्रतीति है। एक बार जो आप सरकार पे सवाल उठाते हैं कि घुसपैठिए के आप क्या कर रहे हैं, जब सरकार एक्शन ले रही है और एसआईआर उसका पहला स्टेप है, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। डिटेक्ट हो रहा है, जब एसआईआर बनता है तो एक डिटेक्ट होता है और उसमें कई तरीके के लोग होंगे, उसमें घुसपैठिए भी होंगे, डबल नाम वाले भी लोग होंगे। उसके बाद में उसको डिलीट किया जाएगा और डिपोर्ट किया जाएगा। और सरकार की नो टॉलरेंस पॉलिसी है, उसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये देश की सुरक्षा का मामला है, ये देश की चुनाव का मामला नहीं है। पर राजनीतिक पार्टियां अपने लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रोहन गुप्ता जी, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी की ये जो वोट चोरी है वो जानलेवा बन चुकी है। बिना प्लानिंग के एसआईआर, नोटबंदी की गई, लॉकडाउन की भी याद वो दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सत्ता की भूख में बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर करती जा रही है। चित्रा जी मुझे एक चीज बताइए, अगर उनको एसआईआर से इतनी आपत्ति थी, जब राहुल गांधी जी ने चालू बिहार इलेक्शन में हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी टाइम पे एसआईआर का जो वोटिंग लिस्ट बना था उसमें क्या गड़बड़ी है देश के सामने रखते तो शायद ज्यादा प्रासंगिक होगा। आप चुनाव हारने के बाद में वही चीज वापस रिपीट करेंगे तो आपके बचे खुचे वोटर है चित्रा जी, वो भी आपके साथ नहीं रहेंगे। आपकी विश्वसनीयता ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आप चुनाव क्यों हार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आत्ममंथन का समय है विपक्षी पार्टियों को कि जो एसआईआर के बाद में ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख लोग कटने के बाद में आप एक का भी एविडेंस ही नहीं दे पाए कि किसी का गलती से वोट कटा है, आप आज चुनाव हारने के बाद उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपके पास क्या मुद्दा है? सिर्फ अराजकता फैलाने से या व्यक्ति का खेलने से ऐसे नहीं चलता है। आप देश की संवैधानिक संस्था पे जब सवाल उठा रहे हैं, आपके पास सबूत होना आवश्यक है और पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शिता से पूरी प्रक्रिया को किया गया। आपको हारने के बाद क्यों आपत्ति होती है? जब एग्जिट पोल के रिजल्ट आ रहे थे तब तो आप बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, देखिए 10% वोटिंग बढ़ गया है, इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, कल सत्यमेव जयते होने वाला है। और जैसे ही हार गए तो सत्यमेव जयते को बाद में रख दिया। अब हाँ, मैं जवाब ले रही हूँ। मनोज काका जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी उत्साह में है। उसका ये कहना है कि बिहार के रिजल्ट ने आप लोगों की परेशानी बढ़ाने का काम किया है, तो एसआईआर के बहाने अब भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया जा रहा है। और अगर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही तो उसमें क्या दिक्कत है मनोज काका जी? और यूपी में तो वैसे भी 2027 में इलेक्शन होना है, उसके पहले तो होना नहीं है। एसआईआर की प्रक्रिया तो अभी की जा रही है ना मनोज काका जी? चित्रा जी, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के उसके हम लोगों ने तो उसको स्वीकारा है और उसके प्रक्रिया पर सवाल है। जो इलेक्शन कमीशन का जो पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जो लोक अधिनियम है, उसके अनुसार और जो इलेक्शन कमीशन का, देश के निर्वाचन आयोग का जो कार्य है वो ये है कि इस देश में लोकतंत्र, जमहूरियत की जड़ें और गहरी हों, इसके लिए वो सभी राजनीतिक दलों का वो निर्वाचन आयोग है, केवल वो भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचन आयोग नहीं है। उसके प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत साफ कहा कि 1 महीने के अंतर्गत एक बीएलओ, और आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मैं दिखा सकता हूं कि गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश तक में और पश्चिम बंगाल तक में बीएलओ अपना कई बीएलओ के सुसाइड करने का, उस पर भी कार्यभार की इतना प्रेशर। तो हमने एक मांग जो करी है आपके माध्यम से कि पहले जो एसआईआर की प्रक्रिया है, इसे 4 दिसंबर को जो अंतिम समय दिया गया है, इसकी डेट बढ़ा दिया जाए। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि जहां इलेक्शन कमीशन लगा हुआ हो, जहां मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हो और लोगों के खाते में एक विधानसभा में, जो हर विधानसभा में लगभग 2.5 लाख से 3 लाख वोट होते हैं, वहां 50 से 60 हजार लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपया दे देना, ये क्या यही आदर्श आचार संहिता है? ये देश के निर्वाचन आयुक्त से, कमिश्नर से हम लोगों के सवाल है। आपका काम है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराइए, उसमें देश का निर्वाचन आयोग कहीं न कहीं विफल है। इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। कोई ज्ञानेश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र नहीं लाया। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है।
पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर के अशफाक उल्लाह खां से लेकर भगत सिंह से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तमाम लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, तब ये लोकतंत्र आया। कोई आरएसएस के विघटनकारी विचारधारा पर जो हमेशा से देश को बांटने का प्रयास करते हैं उस पर नहीं। अगर देश में घुसपैठियां हैं तो देश का गृह मंत्री कौन है? कोई विपक्ष का नेता है कि अमित शाह है? इस देश के 11 साल से जो गृह मंत्री हो और देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं जब लगातार घुसपैठिया? और अब मैं सवाल कर रहा हूं कि कितने डिटेंशन सेंटर आपने बताया, और जरा मुझे आंकड़े वो प्रस्तुत करिए कि 2014 से 2025 के बीच में कितने घुसपैठियों को आपने बाहर भेजा। आरडीएक्स 3-3 हजार किलोमीटर उसी दिल्ली में। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगी। एक बार मलूक नागर जी को लेकर आते हैं चर्चा में। ठीक है, वो विपक्ष की जिम्मेदारी है। ये जो वाजिब सवाल है, ठीक है, सवालों से सवाल यकीनन मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। मलूक नागर जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए उत्तर प्रदेश के जो नतीजे 2024 में आए थे, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, 183 विधानसभा में उसकी बढ़त थी। भारतीय जनता पार्टी की 33 थी, 163 में बढ़त थी, और अगर अलग अलग दलों को मना लेंगे तो फिर ये आंकड़ा आगे बढ़ जाता है। और यकीनन समाजवादी पार्टी गठबंधन विधानसभा के लिहाज से 24 में आप लोगों पर 20 साबित हुई थी। इसी वजह से उसको डर है कि ऐसा तो नहीं कि 2024 के आंकड़े उसके पक्ष में आ गए तो एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए आप लोग वोट चोरी, क्योंकि बार बार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट चोरी करने की ये इनडायरेक्टली कोशिश की जा रही है मलूक नागर जी, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड की भी यहां पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले अगर आप लोगों के खातों में 10-10 हजार रुपए डाल देंगे, 5 साल तक कुछ करो नहीं, चुनाव के 1 महीने पहले पैसा भर दो, तो फिर तो ये तो ठीक नहीं है ना मलूक नागर साहब। देखिए, इन्होंने पहले कहा चौकीदार चोर, हालत बुरी हो गई। अब की बार कहा चौकीदार, अब की बार कहा वोट चोर गद्दी छोड़, और भी बुरी हालत होगी बिहार में। अब ये कहते हैं कांग्रेस के लोग कि अब के तो ये लूट कर दी, डकैती डाल दी। अगर ऐसे ही कहते रहे तो इनकी हालत इससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं तो जो राहुल गांधी जी ने, चाहे वो बेंगलोर में हो चाहे दिल्ली में हो, यानी कि चाहे दिल्ली या कर्नाटक में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जो मुद्दे उठाए, जो जिंदे हैं उनकी वोट नहीं है, जो मर गए उनकी वोट है, और 2-2 जगह वोट है, चाहे तेजस्वी यादव जी की, प्रशांत किशोर आदि की, उन्हें सही करो। और एसआईआर में अगर वही हो रहा है और चुनाव जो चुनाव आयोग है वो संवैधानिक संस्था है, वो करारी है, अगर उसमें कोई कमी रह गई तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और उसका कंप्लायंस करते हुए अगर एसआईआर हो रही है तो ये सारे विपक्ष के लोग एनडीए की खिलाफत नहीं कर रहे, ना ये चुनाव आयोग की खिलाफत कर रहे, ये सीधा राहुल गांधी की खिलाफत कर रहे हैं। चित्रा जी, सीधी सीधी बात एक है। और कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था को अगर नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं संविधान को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। जो ऐसी स्थिति आज देश के सामने सारा है और इस तरह के आरोप लगाएंगे तो इनकी स्थिति और भी बुरी हो जाएगी। जहां तक आपने कहा सपा का प्रदर्शन लोकसभा के चुनाव में अच्छा था, इनके कंधे पे चढ़ के कांग्रेस 6 एमपी जीत गई, और जो कांग्रेस के नेता बयान दे रहे हैं वो अपने आप तो मरेंगे मरेंगे, सपा को ना ले डूबे। क्वेश्चन ये है वह तेजस्वी को बिहार में ले डूबे। ये जिस भी प्रदेश में चुनाव होते हैं सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन वही हर प्रदेश में लड़ता है। और जहां तक बात है अखिलेश जी की, सपा के कंधों पे 6 एमपी जीते, और इन्होंने वहां जाके मध्य प्रदेश में सपा के मुखिया के लिए क्या कहा, हटाओ अखिलेश पखलेश को। तो इनकी कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप में कंफ्यूजन है, जो अपने आप तो लुटिया डुबोंगे ही, अपने साथियों को भी लेके बैठ जाएंगे। कंफ्यूजन 3 साल से अध्यक्ष नहीं बने, इनका कंफ्यूजन, इनका एलओपी महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्र की पत्नी कहता था कंफ्यूजन, इनके अध्यक्ष जिस दिन भी वो उन्होंने अध्यक्ष की बने उसी दिन सनातन धर्म के खिलाफ बोले, उसी दिन गंगा मैया के खिलाफ बोले। इनको वास्तविकता पे एक्चुअल में नॉलेज नहीं है कि देश आज कहां जा रहा है, ये वास्तविकता तक पहुंचे नहीं है। जो लोग ठीक काम कर रहे हैं उनको भी, आप ये कह रहे हैं कि ग्राउंड की जानकारी कांग्रेस पार्टी को नहीं है और गलत मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है। कांग्रेस के प्रवक्ता रविकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं टिप्पणी ले लेती हूं। रविकांत जी, भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों का यह मानना है कि बार बार एसआईआर के मुद्दे पर आप बीजेपी को घेरेंगे तो ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान वोट है वो आप लोगों की तरफ चला जाएगा एक तरफा, क्योंकि बिहार इसका उदाहरण है जहां पर एमआईएम ने भी
शानदार परफॉर्मेंस करते हुए वहां पर 5 अपने विधायकों को जिता लिया। और अगर घुसपैठियों को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है तो इसका तो स्वागत करना चाहिए। हमारे देश के लोगों का हक मारता है घुसपैठिया, तो इसको लेकर इतना विरोध क्यों है रविकांत जी? बहुत शुक्रिया चित्रा जी। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप इसमें मुसलमान कहां से लेकर के आ गए। और घुसपैठी अभी बिहार में थे, अब वो शिफ्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे। और फिर यहाँ से वो अभी पश्चिम बंगाल का इलेक्शन है तो वहाँ भी चले जाएंगे, बाकी और राज्यों में इलेक्शन है वहाँ चले जाएंगे, लेकिन जहाँ चुनाव हो जाएगा वहाँ फिर नहीं मिलेंगे। आपने देखा होगा कि बिहार में चुनाव आयुक्त से जब ये सवाल पूछा गया कि कितने घुसपैठिए निकले, तो साहब कोई जवाब नहीं था। ये वो पार्टी है जिसको केवल वितंडावाद करना आता है। और मुझे तो अच्छा लगा, रोहन गुप्ता जी हो, मलूक नागर जी हो, दोनों लोगों के जबान पर राहुल गांधी जी का नाम है। ये डर मुझे अच्छा लगा। जो जनता का नायक होता है उससे ऐसे लोग डरते ही हैं, जो छद्म पैदा करके, जो देश में विभाजन पैदा करके, नफरत पैदा करके सत्ता में आते हैं, वो जननेता से डरते ही हैं। वो डरना जरूरी भी है, मैं तो कहूँगा ये डरना जरूरी है। लेकिन एक शिकायत चित्रा जी मुझे आपसे भी है। आप मीडिया की ड्यूटी है कि वो जनता का प्रवक्ता बने। जरूरत इस बात की है। आपने बीएलओ का एक भी सवाल नहीं उठाया। 1 दर्जन बीएलओ ने आत्महत्या की है, लेकिन आपने अपने प्रस्तुति में उसका कोई जिक्र नहीं किया। आपने जिक्र नहीं किया कि कैसे लोग परेशान हो रहे हैं एसआईआर में। देखिए, एसआईआर जरूरी है, इसके लिए किसी ने नहीं कहा कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, लेकिन एसआईआर के पीछे आपकी मकसद क्या है? आपका मकसद है कि कैसे फर्जी वोटरों के नाम बढ़ाए जाएं। और अभी जो रोहन गुप्ता जी कह रहे थे कि साहब देखिए कोई सबूत नहीं दिया, अब थिथराई के आगे तो कोई सबूत नहीं होता है ना। 501 लोग एक मकान में रह रहे हैं। ब्राजीलियन मॉडल को आप उसका फोटो लगा करके वोट बढ़ा रहे हैं। ये और क्या सबूत आपको चाहिए? जवाब हम मांगते हैं चुनाव आयोग से, जवाब देती है बीजेपी। तो ये समझ में आता है ना कि खेल कहां चल रहा है। और इसलिए राहुल गांधी जी ने जिस बात को कहा कि ये वोट की डकैती चल रही है, चुनाव आयोग मिल करके बीजेपी के साथ वोट की चोरी करवा रहा है, वोट की डकैती डलवा रहा है, और इससे हम कहीं भी पीछे हटने वाला नहीं है। हमारा दायित्व तो है कि हम लोगों के अधिकार की सुरक्षा करें। हमारा दायित्व तो है कि हम लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए खड़े रहे। चित्रा जी बस 1 सेकंड, ये वो लोग हैं, इनके पुरखे गोलवालकर का मैं कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि जिनके पसीने की बदबू आती है उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। इनका बस चलता तो ये महिलाओं को भी वोटिंग राइट नहीं देते, आदिवासियों को भी नहीं देते, दलितों को भी नहीं देते, किसानों को भी नहीं देते। और यही करना चाहते हैं कि एसआईआर के जरिए गरीबों के मताधिकार को खत्म कर दिया जाए। इसे हम होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये बीजेपी हो, सत्ता हो, चुनाव आयोग हो, ये कान खोल कर गरीबों का जिक्र कर रहे हैं वो गरीब जाकर तो बीजेपी को वोट डाल के आए हैं बिहार में, और उसके बाद फिर सड़क और एसआईआर का मुद्दा उठाने के बाद रविकांत जी जब आप सवाल पूछते हैं पत्रकारों से, तो हम लोग तो लगातार ग्राउंड जीरो पर 40 दिन तक डटे रहे। आपके नेता आते हैं, लंबी चौड़ी वहां पर यात्रा निकालते हैं, उसके बाद 57 दिनों तक गायब हो जाते हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव उनकी यात्रा के सहभागी होते हैं, वो एसआईआर के मुद्दे से अपने आप को बैक करके रोजगार और बाकी मुद्दे को लेकर आते हैं। पहले तो आप लोगों की जिम्मेदारी है ना कि इस बात को समझें कि वास्तव में बिहार के चुनाव में एसआईआर मुद्दा था या फिर नहीं था क्या। और मैं आपकी बात से बिल्कुल नहीं मुद्दा था। मुद्दा रहता तो बीजेपी हार जाती ना, फिर आप लोग जीत जाते। एसआईआर मुद्दा होता तो बीजेपी तो एसआईआर के साथ खड़ी थी। आप सोचिए वो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर गई ना। नहीं था मुद्दा, नहीं था एसआईआर का मुद्दा। बिहार में एसआईआर का मुद्दा नहीं था। मैं पत्रकार हूं, मैं तकरीबन 40 दिन वहां पर था, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कह रही हूं। ये अलग बात है कि एसआईआर पारदर्शी तरीके से हो, ये अलग बात है कि जो जेन्युइन वोटर हो उनका वोट नहीं कटे, ये अलग बात है कि लोग परेशान नहीं हो। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन भाई अगर कोई घुसपैठिया है, उसने गलत तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार किया है तो उसको तो बाहर करना होगा ना। अगर घुसपैठियों में ज्यादातर मुसलमान हैं तो वो भारत के मुसलमानों का हक मार रहे हैं, उनके लिए इस्तेमाल में आने वाली चीजों की हकमारी हो रही है। हमें तो खड़ा होना चाहिए। पारदर्शिता की मैं पूरी तरह से पक्षधर हूं कि पारदर्शी व्यवस्था हो, उसमें कोई कमी नहीं हो, और विपक्षी दल पारदर्शिता के लिए जो बातें कह रहे हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, हाँ
ठीक है, मैं जरा धीरेन्द्र मुन्ना से ले लेती हूँ और उसके बाद बादल देवनाथ जी के पास भी चलूंगी। धीरेन्द्र मुन्ना जी, बार बार दरअसल विपक्षी दलों को लगता है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया ने आप लोगों को फायदा पहुंचा दिया है बिहार में। क्यों डालने की इजाजत देता है? मैं चित्रा जी देखिए, ये मांग किसने की? महाराष्ट्र चुनाव के बाद राहुल गांधी जी ने करी। राहुल गांधी जी की मांग को चुनाव आयोग ने माना, बिहार में एसआईआर कराया गया। और इससे पहले मैं चलता हूं बंगाल को लेकर के आजकल हाय तौबा लोग मचा रहे हैं, लेकिन 3 दिसंबर 2009 को रेल मंत्री के रूप में जो उन्होंने कहा था लोकसभा में कि एसआईआर कराना बहुत जरूरी है, बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बंगाल के लोगों का हक मारा है और मार रहे हैं, इनको तुरंत बाहर करना चाहिए। आज अगर उनकी सरकार रहते, उस समय के चुनाव आयोग ने नहीं लिया, आज उनकी बात को माना गया है चुनाव आयोग में, तो ये तो ममता दीदी की मांग को ही माना गया है। हम लोगों ने कहां पर मांग किया है ये बताइए ना। सारे एक एक जो चुनाव आयोग पूरा कर रही है एसआईआर की प्रक्रिया, वो तो विपक्ष के नेताओं की ही कर रही है और उसके बाद भी ये लोग सवाल उठा रहे हैं। दूसरी बात है कि इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? आप बताइए कि सिर्फ MY का समीकरण को लेकर के बिहार में चुनाव लड़ा गया फायदा हो जाता है ना। अब आप इतनी सीटें जीतेंगे तो विपक्षी दलों को लगेगा ना कि हमारी मेहनत कहाँ चली गई। चित्रा जी, जिनके वोट बिहार में नहीं थे वो वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी बिहार में वोटर थे क्या? लेकिन जो बिहार के लोग हैं उसमें कोई नहीं आरोप लगा रहे हैं, ना कांग्रेसी का किसी का कटा है, ना समाजवादी का किसी का कटा है। और यहाँ तेजस्वी यादव उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी ने यहाँ पर 37-38 सभाएं की है बिहार में तेजस्वी यादव जी के समर्थन में, तो उनका भी यहाँ पर देख लिया गया। बिहार उत्तर प्रदेश कोई अलग नहीं है, परिणाम इससे भी और चौंकाने वाले उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं। चूंकि मात्र 32% वोटों को लेकर के अगर आप राजनीति करेंगे इस देश में, जहां पर सैकड़ों जातियां और उपजातियां रह रही हैं, उनका सब हम लोगों पर विश्वास है, और ऐसे में चुनाव आयोग को आप ढाल बनाएंगे तो ये होने वाला है क्या? और अगर इसमें कोई त्रुटि है तो परिणाम के 45 दिन के अंदर में आप अपील कर सकते हैं, वो भी ये लोग नहीं करते हैं। सवाल है कि सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए अगर आप इस चीजों को अपनाएंगे, उससे बेहतर है कि आप अपना जनाधार बढ़ाएं जिन राज्यों में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। सिर्फ चुनाव आयोग को आरोपित कर करके आप चुनाव लड़ेंगे, ये तो बिहार के लोग भी समझ गए बहुत अच्छे से, और बिहारी के लोग इतने हर जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, तो क्या फर्क पड़ता है। इस प्रक्रिया से इतनी पारदर्शिता और विश्वसनीयता है कि आज बिहार का कोई मुसलमान भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हमारे नाम काट दिए गए, बल्कि उससे तो उल्टे खुशी उनको मिल रही है चित्रा जी कि हमारे हक में जो राशन आ रहा था उसको वो लोग खा रहे थे, नौकरियों में वो लोग कर रहे थे। आज जब एसआईआर हुआ तो पलायन करके ये लोग बंगाल चले गए, कुछ लोग उत्तर प्रदेश चले गए, बगल के राज्य झारखंड में पड़े बैठे हैं। अगर बिहार का मुसलमान इतना खुश था, वोट क्यों नहीं किया आप लोगों को? ये लोग भाग रहे हैं। बिहार में कितने एसआईआर की प्रक्रिया से बिहार का मुसलमान अगर इतना खुश था, तो कई ऐसे सर्वे रिपोर्ट बताते हैं कि बिहार के मुसलमानों ने बहुत कम एनडीए को वोट किया है, वो एक तरफा वोट महागठबंधन को किया है। लेकिन ठीक है, आपकी बात हो गई। मैं बादल देवनाथ जी को लेकर आती हूँ, टीएमसी के नेता है बादल देवनाथ जी। चूंकि पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश को छूता है, हम सब जानते हैं, और हमारी एबीपी न्यूज की टीम की रिपोर्टिंग भी ये बताती है कि वहां पर कितनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए आए थे, और अब एसआईआर के बाद वो वापस जाने की कोशिशों में लगातार लग गए हैं। उनको इस बात का डर है कि कहीं वो कानूनी पछड़े का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि गलत तरीके से वो उन लोगों ने भारत में प्रवेश पाया। अगर एक पारदर्शी व्यवस्था के लिए एसआईआर किया जा रहा है, उसके जरिए वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसको लेकर टीएमसी को इतनी दिक्कत किस बात की है? बादल देवनाथ जी। मैडम, एसआईआर को लेकर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा बात है 2002 में एसआईआर हुआ था मैडम, उस समय बंगाल में लेफ्ट का शासन था, और लेफ्ट का शासन में निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ने 3 साल समय लिया था, और हर जगह में वही हुआ था, 2 साल 3 साल। उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो रहा है, वहां का विधानसभा इलेक्शन 2027 में है। बिहार में 6 महीने में एसआईआर हुआ, और बंगाल में मैडम 3-4 महीना, अर्थात अभी नवंबर में शुरू हुआ, अक्टूबर से लास्ट में शुरू हुआ, अभी 1 महीना नहीं हुआ। उसमें मैडम 30 लोग एसआईआर के आतंक में बंगाल में आत्महत्या कर लिया, और 5 बीएलओ जो बीएलओ है वो भी आत्महत्या किया, और 3 बीएलओ हॉस्पिटल में एडमिट है। ये जो सिचुएशन है, 3 महीने के अंदर एसआईआर को कंप्लीट करना, और जो शुद्धिकरण का जो बात आप बोल रहे हैं मैडम, वो हम भी जानते हैं
मृत्यु का वोटर जो बाहर ट्रांसफर हुआ, इधर उधर चले गए, इधर नहीं पर जो बाहर क्रिया में रहते हैं वो उधर दूसरे जगह में चले गए, सुर्जीगन चलता है। ये तो ऐसे भी होता है वोटर लिस्ट में। लेकिन एसआईआर के नाम में काल की पार्टी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, बंगाल में 2 करोड़ का नाम लिस्ट से बाहर करने का जो साजिश बंगाल के कुछ भाजपा लोग, उधर तो सारा होम मिनिस्टर से अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी और इलेक्शन कमीशन यहाँ पर जो साजिश कर रहा है, यहाँ से 2 करोड़। मैडम मैं आपको दावे के साथ चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इस 2 करोड़ के अंदर 1.5 करोड़ हिंदू का नाम नहीं रहेगा। वो मुतुआ संप्रदाय, हिंदू वैश्य संप्रदाय, नमोसत्व संप्रदाय जो है ना, इन लोगों का नाम नहीं रहेगा। जिनका नाम नहीं है वो आके देश में इतनी अदालतें हैं उसमें चैलेंज करे चुनाव आयोग को, सरकार को, वो बोले कि गलत तरीके से आगे बढ़ रही है सरकार या वो पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से गलत है। मैडम से खत्म करने दीजिए, सबको समय दे, मुझे भी समय दीजिए मैडम जी, प्लीज आई एम रिक्वेस्ट टू मैडम। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हुआ, क्यों नहीं चैलेंज तो हुआ, लेकिन असम में एनआरसी को लेके 14.5 लाख हिंदू का नाम नहीं है, उन लोगों को विदेशी नोटिस हाथ में पकड़ लिया और 6 लाख मुसलमान। लेकिन बंगाल से जो लोग बाहर जा रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम आपके चैनल के माध्यम से होम मिनिस्टर कर रहा हूँ, जो लोग अंदर आए तो बाहर में बॉर्डर में तो बीएसएफ रहे। होम मिनिस्टर इतना दिन क्या कर रहे थे? अभी 2011 से 2025 तक, 2014 से 2025 तक जो लोग बोल रहे 5 साल आए, 7 साल आए, 10 साल आए, तो उस समय भाजपा का तो बीएसएफ था, तो बीएसएफ क्या रहे? अभी जो लोग बीएसएफ के पास से जो लोग आए और अभी जो बाहर जा रहे हैं वो कैसे जा रहा है मैडम? तो बीएसएफ क्या कर रहा है? अमित शाह होम मिनिस्ट्री वो क्या कर रहा है? अमित शाह को तो आंसर देना पड़ेगा, रिप्लाई तो अमित शाह को देना पड़ेगा, नहीं तो अमित शाह को रिजाइन देना चाहिए। अमित शाह जी आप पहले रिजाइन दीजिए, पूरे देश को आप एसआईआर के नाम से आप डरा रहे। जैसे महाराष्ट्र में आपने क्या किया, जितना मतदान हुआ काउंटिंग के समय जो टोटल वोट था उसमें 5 लाख वोट ज्यादा था। बिहार में भी ऐसे ही किया, मतदान और काउंटिंग का टोटल वोट को लेके फिर भी इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में दिखा 3 लाख वोट ज्यादा। वोट चोरी नहीं हुआ मैडम। और बंगाल में 2 करोड़ वोटर को जो जेन्युइन वोटर है, मैं मैडम 2002 मैं 50 साल से यहाँ पर, मेरा माँ का 75 साल हो गया, यही जगह पर मेरा माँ का नाम 2002 का लिस्ट पे नहीं है मैडम, मेरा माँ का नाम नहीं है 2002 का लिस्ट के। प्लान क्या है? 30 साल से मैं विरोधी हूँ और इसलिए मैं, मेरा परिवार का नाम नहीं, मेरा घर के बगल के आसपास बहुत सारे लोग, बुजुर्ग लोग हैं। अरे तो जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, आप यदि बात सुनिए, उनका नाम लिस्ट में लेकर आइए, उसके लिए जो प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करवाइए। अगर अब तक नाम लिस्ट में नहीं है तो हम उसको, ठीक है, और 2 सेकंड मैडम प्लीज, लेकिन एक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी ना। आप कैसे पहचान करेंगे? मान लीजिए आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो घुसपैठिया अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको बाहर करने का क्या है फॉर्मूला? 4 महीना समय मैडम, 10.5 करोड़ लोगों के लिए 4 महीना समय, 4 महीने में एसआईआर हो जाएगा बंगाल में? नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग 2001 में जब इलेक्शन था, 2002 में कोई इलेक्शन नहीं था, 2002 का लिस्ट जो अपडेट हुआ 2002 में, 2001 में इलेक्शन में सभी का नाम है, लेकिन 2002 में जो अपडेट हुआ इलेक्शन कमीशन जो अपडेट किया उसमें बहुत सारे करोड़ लोगों का नाम नहीं है। क्यों नहीं है मैडम? मतलब यहाँ बंगाल में वो भाजपा, लेकिन अपने देश में तो हर साल 3-4 राज्य ऐसे रहते हैं जहां पर इलेक्शन होता है। लेकिन ये बात सही है, विपक्षी दलों के या फिर ममता बनर्जी का जो भी कंसर्न है, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे और विरोधी दलों को ये ना लगे कि एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। रोहन जी, अब सीधे मैं आपके पास आते हुए, देखिए ये बात तो सही है ना, अब लोकतंत्र में जब तक पारदर्शी व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं होगी तब तक लोगों के सवाल होंगे और विरोधी दलों को इस बात का डर है, जैसे अखिलेश यादव डर दिखा रहे हैं कि हर विधानसभा में तकरीबन 50,000 लोगों के वोट काट दिए जाएंगे और 50,000 लोगों को आखिरी वक्त पर ऐसा ना हो कि पैसा देकर उनके वोट खरीद लिए जाए और उस तरह से सरकार अपनी बनाए। तो इसी का जिक्र तो बार बार किया जा रहा है। अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर विरोधी दल जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सवाल वाजिब लगेगा रोहन जी। और कहा जा रहा है इतनी जल्दबाजी किस बात को लेकर? ये सही बात है, अगर मार्च अप्रैल महीने में वहां पर पूरा पीक पर होगा अगले साल चुनाव पश्चिम बंगाल में और उनके लिए बहुत कम वक्त बचा हुआ है, तो ये सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है? जो चुनावी राज्य है वहां को छोड़कर बाकी जगहों पर करवा लीजिए, जहां पर चुनाव नहीं है वहां पर करवा लीजिए। देखिए
बिल्कुल आपने बहुत वाजिब सवाल पूछा और मैं प्रॉपर इसका जवाब दूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी या जो भी विपक्षी नेता हैं जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसमें क्या दिखाते हैं? वो वोट चोरी नहीं दिखाते हैं, जो वोटर लिस्ट की गलतियां हैं वो दिखाते हैं। उसको सुधारने के लिए, अभी कोई साथी बोल रहे थे कि किसी मॉडल की तस्वीर 15 बार थी, उसको सुधारने के लिए तो एसआईआर है ना। एसआईआर का पर्पस क्या है? और आपने कहा पारदर्शिता, बिहार में इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई चित्रा जी। आज हमारा चुनाव आयोग सक्षम है पूरी प्रक्रिया को ठीक से पालन करके हर एक व्यक्ति को मौका देने के लिए, तो क्यों ना कराया जाए। आपको 1 महीना था ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद में 65 लाख वोटरों का जब नाम कटा गया, 1 महीने के अंदर मुझे बताइए महागठबंधन की किसकी पार्टी ने कितने वोटरों का नाम लेके गए कि हाँ जी इसका नाम कटा है। और वो भी एक प्रक्रिया थी, अगर गलती से कोई रह गया होता वो आ गया होता। तो अगर हमारा चुनाव आयोग सक्षम है पूरी पारदर्शिता से पूरा समय देकर किसी प्रक्रिया को करने का, और विपक्ष वही आवाज उठा रहा है राज्य भर राज्य, अभी हरियाणा में उन्होंने एग्जाम्पल दिया, बेंगलोर का भी एग्जाम्पल दिया, अगर उसको वोटर लिस्ट को करेक्ट किया जा रहा है तो यही तो वोट चोरी रोकने का काम है। तो आपको आपत्ति किस चीज की है? आप वोटर लिस्ट की गलती को वोट चोरी कह रहे हो, उसको सुधारने के लिए एसआईआर सरकार कर रही है, उसको भी आपका आपत्ति है। तो आपकी आपत्ति क्या है? जब आपकी नीयत में ही खोट है, आपको लगता है कि आपके जो चुनाव हारने का कारण आपको नहीं मालूम है और आपको एक चुनाव आयोग के सर पे ठिकरा फोड़ना है, तो कुछ नहीं कर सकते। और चित्रा जी, और एक मेरा सवाल है, ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वोट चोरी की बिहार में, जहां पूर्वांचल में आज मुस्लिम वोटर है, अगर उन्होंने भी उसको वोट नहीं दिया तो क्या एआईएमआईएम ने भी वोट चोरी की क्या? कभी तो आत्ममंथन करिए, कभी तो अंदर झांकिए कि क्या गलतियां हैं। हर बार सामने ठिकरा फोड़ देने से बात नहीं बनती। जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि वोटर लिस्ट का करेक्शन कीजिए, एसआईआर का वही काम है। जो सरकार बोल रही है कि घुसपैठियों को हमको भगाना, एसआईआर का वही फर्स्ट स्टेप है। अगर दोनों चीजों के लिए एसआईआर हो रहा है और किसी के हक को नहीं मारा जा रहा है, अगर 65 लाख में से एक भी व्यक्ति का वोट कटता और वो जाके बोलता तो मैं आपकी बात मानता। जब सबका समावेश हो गया, प्रक्रिया पूरी तरह से पूरा हो गई, तब आपत्ति कहां है भाई? बताइए तो सही, किस साथ से आपको प्रॉब्लम है? आपका परिणाम अच्छा नहीं आया, उसकी जिम्मेदारी भाजपा नहीं ले सकती। चित्रा जी, आप दर्ज करिए। आप जब महागठबंधन की आप बात करते हैं, एक बार मनोज काका जी को मैं लेकर आना चाहूंगी। बिल्कुल आखिरी, हाँ बोलिए, आखिरी चीज बोलिए। एक कम से कम लोकतांत्रिक बात 10 सेकंड मुझे चाहिए, 10 सेकंड चाहिए। आपत्तियां आप बताइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि क्या क्या आपत्तियां। एक तो यह संभव नहीं है कि 1 महीना के अंतर्गत 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच कोई बीएलओ, बहुत सारे बीएलओ ऐसे हैं, मैंने एक दिन बताया कि 3 ही लोग उत्तर प्रदेश में बीएलओ हैं, या तो शिक्षा मित्र है, या आंगनबाड़ी है, या यही लोग हैं, और या अनुदेशक है। 3 ही लोग हैं। तीनों लोगों के वेतन क्या है? 10,000 रुपये। उन्हें एक झोला सिर्फ दे दिया गया है और उन्हें पत्र बांटने के लिए बहुत सारे ऐसे बीएलओ हैं। हम लोगों के यहाँ फोन आ रहे हैं कि आप लोग आवाज उठाइए, वो काम के बोझ से अपना काम फेंक दे रहे हैं। बहुत सारे बीएलओ, यहाँ से लेकर के गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक में सूचना आई कि बीएलओ ने आत्महत्या करा, सुसाइड करा। ये सवाल है, किसी को कार्यभार इतना ज्यादा, तो आप एक तो 3 महीने का समय बढ़ाइए। दूसरा, आप ये सुनिश्चित करिए, देश के निर्वाचन आयोग से आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी की मांग है कि इसके 3 महीने डेट बढ़ाया जाए, और बीएलओ को कहीं भी उत्तर प्रदेश के बीएलओ का कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ, और बिहार के साथी कितने अनभिज्ञ हैं। 2003 वाले डेटा इसमें नहीं दे रहे थे बिहार के एसआईआर में, जो अब आ गया है इसके फॉर्म में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं। बीएलओ का जो ऐप है उसके लिए प्रॉपर चाहिए कि प्रॉपर उसके पास बढ़िया मोबाइल हो, उसका डेटा काम कर रहा हो। बीएलओ ऐप की आपको जानकारी है? नहीं जानकारी है। बीएलओ ऐप जो पहले 3 तरह का इंडिकेशन देता था, एक ग्रीन देता था, एक येलो देता था, एक रेड देता था, वो तीनों देना आप बंद कर दिया। जिससे पहले बीएलओ ये जान जाते थे कि मैंने फॉर्म जिनका भरा, वो अगर स्कैन करते थे तो वो अगर ग्रीन आ गया तो ये होता था कि फॉर्म हैज बीन सबमिटेड। अब वो नहीं आ रहा। तो और एसआईआर सिर्फ क्या दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए है, या राकेश सिन्हा के लिए, अजीत झा के लिए भी है कि उत्तराखंड से वोट देंगे, फिर जाकर के बिहार में देंगे, फिर उत्तर प्रदेश में देंगे, फिर पश्चिम बंगाल में देंगे? राकेश सिन्हा के लिए कोई है एसआईआर की? नहीं है। जो सवाल है कि देश का जो आज के निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो बीजेपी परस्त काम न करे, लोकतंत्र और जमहूरियत के बरक्स काम करें, उसको गहरे हो, ये सवाल उठाया जा रहा है। आपको क्या जानकारी? आपको पूछ दें कि उत्तर प्रदेश में बीएलओ को आपने कितना प्रशिक्षित करा? ये कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ बीएलओ का। अब बीएलओ का प्रशिक्षण नहीं हुआ। बहुत जगह ऐसे बीएलओ हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, उनका ऐप नहीं चल रहा। बीएलओ ऐप को उनको ना डाउनलोड करने की जानकारी है, न 2003 की
जो वोटर आईडी है उसे फाइंड आउट करने अरे की मलूक जानकारी नागर है, साहब, तो इस अगर तरह बीएलओ से को आप क्यों जानकारी कर रहे नहीं है, हैं? उनका उत्तर प्रशिक्षण प्रदेश नहीं में है, 15 तो करोड़ फॉर्म भर के वो नब्बे बीजेपी को ही फायदा पहुंचा रहे हैं, ये कहां से पता चल गया? अगर मान लीजिए किसी का प्रशिक्षण नहीं है तो वो बीजेपी को ही फायदा पहुंचाएगा, ऐसा कहां? क्या मतलब इस बात का प्रशिक्षण है उसको? प्रशिक्षण का मुद्दा तो एक अलग हो गया ना कि उनको जानकारी नहीं है, लेकिन बीजेपी को फायदा पहुंचाने की जो बात कही जा रही है, आपने बड़ा मनोज काका वाजिब जी, सवाल, आपने बड़ा वाजिब सवाल पूछ लिया कि कहां से पता चल गया। कहा जो लोग भी जमीन पे रहते हैं उन्हें पता चलता है। मैं जब बात कर रहा हूं आपसे 117, 118, 119, 120, 123, 3, 4, 5 बूथों से घूम के आ रहा हूं और बीएलओ से मिल हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, हमारे नेता भी। हम चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोगों की और आस्था मजबूत हो। इसके लिए यही जरूरी है ना कि उत्तर प्रदेश में जो 15 करोड़ 90 लाख मतदाता है, एक एक मतदाता का प्रपत्र गणना प्रपत्र भरा जाए और सबका सब वोटर बने, यही सुनिश्चित होना है ना। और अगर देश में घुसपैठिया हो रहा है तो सरकार क्या कर रही है? ये सवाल प्रधानमंत्री के दोस्त डोनाल्ड ट्रम्प से तो पूछा रोहन गुप्ता जी इसका जवाब दीजिए। सवाल सरकार से। ठीक है मलूक नागर साहब, उसके बाद में फौरन आपके पास आ रही हूँ, पहले रोहन गुप्ता जी का जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, देखिए चित्रा जी, मैंने वही कहा, मैंने पहले ही कहा कि जब आपकी नीयत में ही खोट है तब इसका कोई इलाज नहीं है। जिस प्रकार से बिहार में अच्छी तरीके से एसआईआर का पूरी तरह से कार्यपालन हुआ, 65 लाख वोटों को हटाया गया, हर रोज इलेक्शन कमीशन ने बुलेटिन दिया कि इसमें से किसके नाम नहीं है, 1 महीने का समय है, आप अपने डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम आपका आप नाम देंगे। आज मैं आधिकारिक तौर पे पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और जो भी महागठबंधन की पार्टी है, कितने लोगों के आप नाम लेके जा पाए? और फिर आप प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं। और आपने सही कहा चित्रा जी, आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग नहीं है तो आप उसको करिए, पर एसआईआर पर तो सवाल मत उठाइए। आपकी बातचीत कोई सजेशन हो सकता है, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, पर आप ये कैसे कह सकते हैं कि एसआईआर से वोट चोरी हो रही है? मुझे एक चीज तो बताइए, आप संवैधानिक संस्था की पूरी प्रोसेस पे ही सवाल उठा रहे हैं। इतने बिहार जैसे बड़े राज्य में इस प्रक्रिया को ठीक से किया गया, सारी पार्टियां उसी वोटर लिस्ट पे चुनाव लड़ी, चुनाव के अगले दिन बड़े बड़े दावे कर रहे थे और परिणाम आते ही वापस आप एसआईआर पे सवाल उठाने लग गए। और एक और आखिरी चीज वापस मैं रिपीट कर रहा हूं चित्रा जी, कांग्रेस पार्टी का बयान है कि 65 लाख हमारे वोटर काट दिए गए, तो मतलब 65 लाख फर्जी वोटर आपके ही कटे। तो आप एसआईआर पे सवाल मत उठाइए। और चुनाव आयोग हमारा सक्षम है, हमारा चुनाव आयोग सक्षम है इस प्रक्रिया को 1 महीने में खत्म करने के लिए। आप उसमें साथ दीजिए। और घुसपैठिया की बात है, उसी का पहला स्टेप है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। आप उसी में साथ नहीं खड़े और फिर सरकार से सवाल उठा रहे। और उसी का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में हाजीपुर पोर्ट में जो भीड़ लगी हुई है, घुसपैठियों के वापस जाने की जो भीड़ लगी है, वो एसआईआर का जीत है, वही एसआईआर की जीत है। और आप देश के खिलाफ खड़े, घुसपैठिए हो या वोटर लिस्ट करेक्शन की बात हो, दोनों के लिए एसआईआर पहला कदम है और आप सबको मिलकर उसमें साथ देना चाहिए। नहीं तो जनता आपको कभी भी आपकी नकारात्मक राजनीति का स्वीकार नहीं करेगी। बिहार ने जो आपको लताड़ा है, बाकी राज्य भी लताड़ेंगे। और जो सीमांचल में आपकी हार हुई है, वो बताइए एसआईआर के कारण हार हुई है कि आपके मुद्दों के कारण हार हुई है, वो भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, जवाब लीजिए। जो बिहार में मनोज काका जी 2 लाइन में इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ मलूक नागर जी आपके पास। चित्रा जी, जो बिहार में जो हार हुई है, उस बिहार में हार का जो पूरा जिम्मेदार है देश का निर्वाचन आयुक्त है कि उन्होंने देश के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट निर्वाचन आयोग चुनाव के दरमियान इस देश में लोगों के खाते में सरकार ने पैसा दिया और वोट लिया और उनके यहाँ अपने लोगों को लगाया। सेविका तक को अभी वोट चोरी की बात कर रहे थे, उन्हें वोट देना पड़ेगा बीजेपी को। वही चीज झारखंड में हुई, आपने लोकतंत्र, वो झारखंड में हुआ था, वो सही था और बिहार में खरद गया। वही चीज झारखंड में हुई, ठीक हुई और बिहार में गलत हो गई। तब आपने क्यों दिल्ली में क्यों नहीं देने दिया? मैं झारखंड में पूरा चुनाव था, 22 सितंबर को कांग्रेस पार्टी ने मैया सम्मान योजना के कैंप आयोजित किए थे। दिल्ली में दिया या नहीं दिया, जीत गए ना ये लोग, फिर दिल्ली भी तो जीत गए। और हारने के बाद में ठीक है झारखंड के बाद में मनोज काका जी, लेकिन एक बात मैं बताऊं, आप लोगों के सवाल वाजिब हो सकते हैं, लेकिन चुनाव में मुद्दा एसआईआर नहीं था। इस बात को समाजवादी पार्टी को समझना होगा। देखिए चित्रा जी, आपके सब सवाल से हम सहमत हैं, हम आपके सवालों का जवाब दें। हमने जो सवाल उठाए वो क्या सही है कि नहीं है। मैंने पूछा कि उत्तर प्रदेश में 1,64,00,000 बूथ है, किन किन बूथों पे आपने प्रशिक्षण दिया, ये एक सवाल है। ये सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि आपने बूथों पर अपने बीएलओ को प्रशिक्षण दिया कि नहीं, उन्हें कोई डिवाइस दिया कि नहीं दिया, कि उनका डिवाइस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।
ये सवाल है। ये आपके जो बहुत सारे ऐप हैं उनका लॉगिन और पासवर्ड दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास रह रहा है, जो बीएलओ के पास होना चाहिए। ये सब जो वाजिब सवाल हैं वो उठेंगे। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव में जो हमारे एजेंट को जो मिली वोटर लिस्ट मिली और जो बाद में मतदान अधिकारी लेके आ गए, उस दोनों में हमारे वोटरों को डिलीटेड का मोहर लगा था, उसका हम लोगों ने प्रमाण दिया है। तो हम चाहते हैं कि लोकतंत्र और गहरा हो और वो पारदर्शिता का जो नियम है वो सबके लिए, जो देश का निर्वाचन आयोग है वो सबके सभी राजनीतिक दलों के लिए लेवल बराबर हो। मलूक नागर साहब, ये हमारी मांग है। मलूक नागर साहब, तो ये बात तो सही है ना, सभी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि जनता की असली ताकत किसके पास है। मलूक नागर साहब। चित्रा जी देखिए, जो दो अलग अलग चीजें हैं, एक एसआईआर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और एक एसआईआर का समय से संबंधित। समय की जहां तक बात है, जिस प्रदेश में चुनाव है उसमें जल्दी करा रहे हो तो ठीक है, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। और जहां समय अभी दूर है, जैसे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहां बीजेपी की वोट, एनडीए की वोट बढ़नी है और किसानों का अभी गन्ने का सीजन है, गन्ने की कटाई हो रही है, गन्ने और उसमें बुआई होगी, गेहूं बोएंगे, उसको पलेवा करके सरसों बोएंगे, तो कभी किसान बिजी हैं तो वहां टाइम बढ़ाया जा सकता है और जनता के सुविधा के लिए है सब चीजें। और जहां तक एसआईआर की बात है, सही है गलत है, 1952 से 2004 तक 21 बार कांग्रेस और उसकी साथियों ने एसआईआर कराया। और एसआईआर के अगर आज ये खिलाफ बोल रहे हैं तो क्या ये एडमिट फैक्ट है कि 1952 से 2004 तक हमेशा इन्होंने धांधली की, चोरी की, गलत काम किए और चोर की दाढ़ी में तुनका, और इसीलिए ये इसका विरोध कर रहे हैं? तो इन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। अगर इसी तरह बोलते रहेंगे कुछ का कुछ और विपक्ष की भूमिका इन लोगों पर नहीं निभेगी तो इस आने वाले समय में चित्रा जी इनकी स्थिति इससे भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। और जनता के लिए, देश के लिए, देश के लोगों के लिए जिम्मेदारी निभानी बहुत जरूरी है। विपक्ष कांग्रेस शासन में जब एसआईआर होता था तो वो लोकतंत्र को मजबूती देता था, और बीजेपी के शासन में एसआईआर हो रहा है तो वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। कैसे? बिल्कुल, बोले रविकांत जी। देखिए रोहन जी और मलूक नागर जी की मैं हिम्मत की दाद देता हूं, लगातार इतना झूठ बोलना और उस पर टिके रहना, मतलब इस इतने का तो कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। जो सवाल, निश्चित रूप से एसआईआर हुए पहले, और ये चुनाव की प्रक्रिया को मजबूत करना, पारदर्शी बनाना पहले भी रहा है और अभी भी है। सरकार इतनी निकम्मी और अक्षम है कि वो अभी तक जनगणना नहीं करा पाई है, लेकिन साहब एसआईआर होगा और चुनाव आयोग नहीं करा रहा है। वो डंके की चोट पर कह रहे थे अभी एक सज्जन कि हम करवा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? सवाल हमारे वही है कि आप जो वोट बढ़ा रहे हैं उसने नहीं कराया। और 2011 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो रिपोर्ट खड्डे में डाले रखी। 1968 से 2011 तक आप लोगों ने जनगणना पे क्या किया है? जो भी काम किए इस तरह के आपने किए हैं, औरों पे मत डालो, अपने गिरफ्तार में झांको, याद करो सरकारों में तुमने इस देश में करीब 60 साल में क्या किया, पिछड़ों के साथ क्या किया, दलितों के साथ। एसआईआर में तुमने क्या क्या गड़बड़ करी है? ऐसा लगता है इनका भाषण सुनने के लिए थोड़ी ना बैठा हूं चित्रा जी, इनको चुप कराइए। रविकांत जी बोले नहीं बोलेंगे, वक्त में 2 लाइन में बात खत्म कीजिए, डिबेट नहीं हो पाएगी। अरे बोल लीजिए, कौन मना कर रहा है ज्यादा बोलने के लिए? जितना मनो उतना बोलिए। हाँ, विरोध सीधे तौर पर इसका है कि खेल जो हो रहा है उस खेल को हम नहीं होने देंगे। ये हमारी ड्यूटी है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, नागरिकों के अधिकार को बचाना, दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के वोटों को काट करके वक्त में इतने की इजाजत देता है। इस वजह से आप सभी का धन्यवाद करना होगा। लोकतंत्र को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में। और कांग्रेस पार्टी की ओर से रविकांत जी, आपने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। जातिगत सर्वे हुआ तो बिहार में, और उसके बाद चुनावी रिजल्ट आ गए जिसमें एनडीए की बम हो गई। तो इस बारे में भी आप लोगों को सोचना होगा कि आखिर कहां पर कमी रह जा रही है कि एमआईएम को अगर ज्यादा मुसलमान वोट कर रहे हैं तो फिर उसके पीछे की वजह क्या है? वहां तो बीजेपी नहीं है। लेकिन यह बात भी सच है, चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी है कि अगर
इस देश के विपक्षी दलों को लगता है कि एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड लोकतंत्र में चुनावों के दौरान नहीं मिल रहा है, तो उनके मन में पैदा हो रहे जितने भी सवाल हैं उन तमाम सवालों का जवाब दे चुनाव आयोग, और इसी के साथ ही साथ कम से कम एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे ताकि इसको लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होने पाए। अब एसआईआर की प्रक्रिया नए सिरे से आगे बढ़ी है देश के 12 राज्यों में, लेकिन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश की सियासत इस मोड़ को लेकर किस करवट बैठेगी, इस पर लगातार बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।